नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां मुनस्यारी में बड़ा हादसा हुआ है और जीप खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बागेश्वर के सामा से होकर यह जीप जा रही थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर भेजा गया है। एसडीएम गंगोलीहाट भी मौके पर भेजे गए हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक जीप खाई में गिरी और हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 अभी लापता हैं। तो मुनस्यारी में बड़ा हादसा हुआ है। एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कई लोग सवार थे। 8 लोगों की मौत हुई, जबकि अभी हादसे में 3 लोग बताया जा रहा है कि वो लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और बागेश्वर के सामा से होकर यह जीप जा रही थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर भेजा गया है। एसडीएम गंगोलीहाट भी मौके पर भेजे गए। तो एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और इसमें 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 अब भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। तो मुनस्यारी में यह बड़ा हादसा हुआ, जीप खाई में गिरी, जिस वजह से करीब इसमें बताया जा रहा है कि 11 लोग थे। 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग अभी लापता हैं। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, इस हादसे को लेकर अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, ये बागेश्वर के रहने वाले सभी लोग थे और एक वाहन में 12 लोग सवार थे, जो कि पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील के होकरा गांव के निकट एक मंदिर है, जहां ये पूजा पाठ करने जा रहे थे। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन, बहुत पौराणिक है। आज सुबह के वक्त ये सूचना प्रशासन को ग्रामीणों ने दी कि एक वाहन खाई में गिरा है, और जब क्रॉस चेक करते हुए इसकी टेल तक जब प्रशासन पहुंचा तो पता लगा कि बागेश्वर की ओर से वाहन आ रहा था। इस बात की पुष्टि डीएम बागेश्वर और डीएम पिथौरागढ़ ने भी की है। आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गहरी खाई और जिस प्रकार का यह हादसा हुआ है, इसमें किसी भी व्यक्ति के बचने की उम्मीद नहीं है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी बयान आना, आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। तो क्या कुछ शव निकाले गए हैं? बताया जा रहा है कि कुछ आंकड़े सामने आए हैं। इसमें 8 लोगों की मौत की बात की जा रही है, 3 लापता बताए जा रहे हैं। क्या कुछ शव अभी वहां से निकाले गए हैं? प्रशासनिक अधिकारी कुछ कह रहे हैं इस बारे में? जी देखिए, मेरी कमिश्नर कुमाऊं से भी इस विषय में बात हुई है और डीएम बागेश्वर से भी बात हुई है। दोनों ही अधिकारियों का कहना है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बहुत गहरी खाई है, लिहाजा नीचे उतर के सर्च का भी काम किया जा रहा है। मेडिकल टीमें भी मौके पर भेजी गई हैं और तैयारी इस प्रकार से भी की गई है, यदि कोई डेड बॉडी रिकवर होती है तो मौके पर ही पोस्टमार्टम की जो जरूरी कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि ये जो घटना स्थल है, यह बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 3 घंटे की दूरी पर और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से भी करीब 3.5 ठीक है सुदीप, मैं आता हूं। हमारे साथ अनुराधा पाल, जिलाधिकारी हैं बागेश्वर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, अभी इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो हादसा हुआ है, इसमें ये जो व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के शामा तहसील से हैं और ये होकरा देवी एक फेमस मंदिर है पिथौरागढ़ में, वहां पर पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। तकरीबन 500 मीटर से नीचे गहराई पर गाड़ी गई है और ये बताया जा रहा है 11 से 12 लोग उसमें सवार थे। तो हमारी जो मौके पर टीम है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी 2 डिवीजन एसडीआरएफ और बागेश्वर से भी मौके पर लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंच चुकी है और 5 हमारे जो शव हैं वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं। बाकी की खोजबीन अब कर रहे हैं और अस्कोट की एक और एसडीआरएफ की डिवीजन को भी हमने लगाया है। मौके पर ही हम लोग पोस्टमार्टम का काम करेंगे। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति जो थे वो सर्विंग थे आर्मी में। तो उनको भी जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उनको सूचना कर देंगे। और अभी तो ये कारण क्या रहा है एक्सीडेंट का, ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो भी होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से काम फिर आगे एक्शन लिया जाए। अनुराधा जी, आप बता रहे हैं कि 5 शव अब तक निकाले गए हैं, यानी करीब 11 से 12 लोग इस वाहन में थे और 5 शव निकाले गए हैं अभी तक? अभी तक जो मेरे पास अभी 10 मिनट पहले की अपडेट थी, 5 शव उसमें से निकाले। और क्या क्या कारण रहे, कुछ पता चल पाया कि क्या रफ्तार ज्यादा थी, अनियंत्रित हुआ? क्या वहां पे रास्ता ऐसा था कि गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी?
ये अभी कुछ भी ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई मौके पर तो वहाँ नहीं था और कोई भी हमें नहीं मिल पाया है। सब एक अनुमान ही लगा रहे कि क्या हुआ होगा, कि क्योंकि वैली बहुत नैरो तो है जी। अब सुबह नींद आई है या क्या हुआ है, ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पता चलेगा। और रेस्क्यू अभी जारी है, प्रशासनिक टीमें वहां मौजूद हैं? जी, दोनों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से भी, दोनों डिस्ट्रिक्ट से मौजूद है टीम। ठीक है, शुक्रिया अनुराधा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल, जिन्होंने बताया कि 5 शव अब तक निकाले जा चुके हैं और करीब 11 से 12 लोग उस वाहन में सवार थे। अभी बाकियों की लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, तलाश की जा रही है। प्रशासनिक टीम यहाँ पे मौजूद है, जो चूंकि खाई बहुत ज्यादा गहरी है और इस लिहाजा कई तरह की दिक्कतें भी यहाँ पे रेस्क्यू में आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एक जीप अनियंत्रित होकर इस खाई में जा गिरी और उसमें करीब 11 से 12 लोग बताए जा रहे हैं और 5 शव अब तक बरामद किए गए हैं। यानी आधिकारिक तौर पे बताया गया कि 5 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, 5 मौतों की पुष्टि हुई है। मुनस्यारी में यह बड़ा हादसा हुआ है और जो जीप थी उसमें करीब 11 से 12 लोग बताए जा रहे हैं। अब प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो 5 शव अब तक इस खाई से निकाले जा चुके हैं और रेस्क्यू अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा उत्तराखंड के लिए भी यादगार बन गई है। खासकर उत्तराखंड के किसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को उत्तराखंड के लंबे चावल उपहार स्वरूप भेंट किए हैं और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बासमती को पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद के रूप में उत्तराखंड के चावल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। और सुदीप जैन इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ। सुदीप, उत्तराखंड के चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति को उपहार ये दिए हैं चावल। जी बिल्कुल, देखिए आज जो उपहार जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, उसमें अलग अलग राज्यों की कुछ खास चीजें हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का सिल्क है, पंजाब का घी है, कहीं का नमक है। इसी प्रकार से ये जो अलग अलग वस्तुएं दी हैं, करीब 10 वस्तुएं उस बॉक्स में हैं, उसमें एक लंबा चावल दिया गया जो कि उत्तराखंड का है। तो ये जो गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया, इसमें भारत की विविधता में एकता तो झलकती है, साथ ही उत्तराखंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड में पैदा हुए जो चावल हैं, लंबे चावल, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के घर तक पहुंचे हैं। वैसे तो ये एक सम्मानजनक एक उपहार है, परंतु इसका संदेश बहुत बड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राज्य में होने वाली प्रमुख चीज, प्रमुख उत्पाद को छोटे छोटे रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे धनी संपन्न राष्ट्र माना जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति को दिया। तो निश्चित तौर पे एक सम्मान की बात है। यही वजह है कि ये सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री की इस गिफ्ट के बाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है और ये उत्तराखंड के सम्मान को अमेरिका तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उत्तराखंड के चावल गिफ्ट किए हैं, उपहार स्वरूप उनको दिए हैं। और उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था और प्रदेश भर में देर रात से ही बारिश जारी है। 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश की संभावना है और लगातार बारिश हो रही है और 25 जून को उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। तो देर रात से यहां पे कई इलाकों में बारिश हो रही है और उत्तराखंड में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी बारिश की और प्रदेश भर में देर रात से बारिश हो रही है। 22 से 24 जून तक प्री मानसून की बारिश है और 25 जून को उत्तराखंड में दस्तक देगा मानसून। तो गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है इस बारिश के चलते। उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन के साथ ही प्री मानसून की बारिश मिलना शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। यदि एक ये नज़ारा दिखाएं तो ये प्रिंस चौक का इलाका है, जहां देखिए किस प्रकार से जल भराव हो रहा है, वाहन फंस रहे हैं और भारी बारिश के कारण कई लोग आज सड़कों पर वाहन लेकर निकले हैं, जिससे जाम की भी स्थिति है। उत्तराखंड में 25 जून तक
मानसून प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग का आकलन है कि 22 जून से 24 जून तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश, गर्जन, झोंकेदार हवाएं आ सकती हैं और प्री मानसून की बारिश से भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 25 जून से मानसून की शुरुआत के साथ ही तैयारियों का भी पता लग जाएगा कि सरकारी तैयारियां जल भराव और इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए कितना तैयार हैं। बहरहाल एक बार को मौसम के बदले इस मिजाज ने लोगों को जहां राहत दी है, वहीं सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदानों में भी तापमान में गिरावट हुई है, जिससे सीधे तौर पर अब प्री मानसून की बारिश का इसे एंट्री माना जा रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ धाम में दानदाता द्वारा दान किए गए सोने की परत उतरने को लेकर फैल रही अफवाहों पे बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा है। गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरह तांबे की दिखाई दे रही है, जैसा कि केदारनाथ धाम से सूचनाएं आ रही हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 2021-22 में भी केदारनाथ धाम में 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सामने आई थी, जिस पर अब बीकेटीसी द्वारा मात्र 23 किलो सोना चढ़ाए जाने की बात की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और बीकेटीसी को इस पर स्थिति को स्पष्ट करना होगा। और गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार और बीकेटीसी ये भी स्पष्ट करे कि मंदिर में लगाया गया सोना वाकई में सोना है या फिर कोई अन्य धातु। वहीं इस मौके पे पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सरकार और बीकेटीसी से जवाब मांगा है। यदि जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हैं, तो वो गंभीर बातें हैं, वो हमारी आस्था पर चोट हैं, वो एक हमारे विश्वास की, सामूहिक विश्वास की लूट है और हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो एक शून्य मतलब ये एक शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, चूँकि मंदिर समिति ने उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं ही उसका काम किया, स्वयं लगाया। तो जब उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने कैसे आश्वस्त हैं कि वो 23 किलो सोना था और किस क्वालिटी का था, वो 24 कैरेट का था, 22 कैरेट का था या निम्नतम कैरेट का था, कितने कैरेट का था, वो कैसे उन्हें पता चला। तो सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ। सुदीप, केदारनाथ धाम में ये जो सोने को लेकर विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो कांग्रेस भी फ्रंट फुट पे आके सरकार को घेर रही है, सिस्टम को घेर रही है, कई सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीते 4 दिनों से विवाद लगातार जारी है, क्योंकि मंदिर समिति का प्रबंधन बीकेटीसी देखता है और बीकेटीसी समय समय पर अपना पक्ष इस विषय पर रख चुका है। कांग्रेस का इल्जाम यह है कि यदि सोने के नाम पर मिलावट हुई तो एंट्री रजिस्टर में जो की वो किस बात की गई, वो कौन सी धातु थी। दूसरा, विश्व प्रसिद्ध धाम में यदि ऐसा हो रहा है तो इस सीधे तौर पर छवि को झटका है उत्तराखंड की, लिहाजा कांग्रेस अब सरकार को घेर कर दबाव बना रही है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। और कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ धाम में इसको लेकर, चूंकि पूरी तरीके से जो सोना है उसको लेकर अब सवाल कई तरह के उठाए हैं और सोने की परत उतरने को लेकर फैल रही अफवाहों पे बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा है। उधर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर इन दिनों हरिद्वार में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मदन कौशिक के खिलाफ पार्टी के नेताओं के साथ ही साधु संतों ने भी बीजेपी हाईकमान को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मदन कौशिक के खिलाफ साधु संतों के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, लेकिन बीजेपी के नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब मदन कौशिक पे लगे आरोपों से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि वो तथ्यहीन सवालों के जवाब देना ठीक नहीं समझते। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति में माहिर भारतीय जनता पार्टी अब जो है सनातन के प्रतीकों पर ही लगातार
हमला करी। चाहे केदारनाथ में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी को जो है वीआईपी मानने से इनकार कर दिया, उनको कहा कि लाइन में लग करके आप दर्शन कीजिए। अब हरिद्वार में जो है उदासीन अखाड़े के संत मदन कौशिक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आंखें मूंदे बैठा है। उन पर आरोप है कि उदासीन आश्रम की जो जमीनें हैं, जो आश्रम की संपत्तियां हैं, उनको खुर्द बुर्द करने में माफियाओं से मदन कौशिक जी मिले हुए हैं। और राज्य से बाहर भी जो संपत्तियां हैं उदासीन आश्रम की हजारों करोड़ का घपला बताया जा रहा है। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं। और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार की तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में। और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने कड़ा प्रहार की बात कर रखी है। 1064 जैसी भ्रष्टाचार के विरोध हेल्पलाइन शुरू करी हुई है और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने अभी लगातार एक्शंस भी लिए हैं। अगर इसमें भी कोई ऐसी चीजें निकल कर आएगी जिस पर किसी भी प्रकार का संशय स्पष्ट हो जाएगा या कोई चीजें निकल कर सामने आएंगी तो इस पर भी निश्चित ही कार्रवाई। और नैनीताल जिले के कोटाबाग के सूरपुर और चकलुवा गांव में बनने वाले एथनॉल प्लांट का एक बार फिर से विरोध होने लगा है और कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कई पदाधिकारी ग्रामीणों के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए प्लांट के मानकों की दोबारा जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि एथनॉल प्लांट निर्माण मानकों के विपरीत किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ये प्लांट भविष्य में गांव और ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित होगा। इधर एथनॉल प्लांट प्रोजेक्ट के स्वामी नवनीत अग्रवाल का कहना है कि इससे गांव के विकास और गांव की आबो हवा पे कोई गलत असर नहीं होगा। ग्रामीणों द्वारा कई बार न्यायालय में जाने के उपरांत फैसला प्लांट के पक्ष में आया है, इसलिए पुलिस सुरक्षा में प्लांट का कार्य शुरू कराया गया है। ग्राम सूरपुर के आज कुछ ग्रामीणों के द्वारा तहसील में आकर मुझे ये जो शीतला वेंचर्स के नाम से एथेनॉल प्लांट लगना है उसके रिगार्डिंग एक ज्ञापन दिया गया है, जो जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है। मेरे द्वारा ये मैडम को प्रेषित किया जा रहा है। और ये हमें भारत सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना बहुत प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ के आधार पे ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। लाखों टन चावल जो कई सालों से सड़ता हुआ आ रहा है, वह चावल और जो टूटा हुआ चावल किनकी होती है, मक्का होती है, जो धान किसान भाइयों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है खाने पीने के अलावा जो बचता है, वो इससे बना के हम अनाज आधारित एथेनॉल बनेगा। ये एथेनॉल एक गवर्नमेंट का, भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम EBP, जिसमें पेट्रोल में 20% यह मिला जाएगा और वो बिकेगा भी। तो यहाँ पे गाँव के कुछ तथाकथित 5-6 लोग, ज़्यादा लोग नहीं कहूँगा, 5-6 लोग हैं जो उन्होंने बहुत परेशान करा और वो लोगों ने फिर हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी PIL भी दाखिल करी। द्वारा मां शीतला वेंचर जो एथेनॉल प्लांट सूरपुर लग रहा है उसको परमिशन दी गई, लेकिन वो परमिशन सिर्फ और सिर्फ NGT के द्वारा उसको दी गई थी। उसी के मानकों के आधार पर वो NGT का जो उसको मानक मिले थे उसने उच्च न्यायालय को दिखा के परमिशन ली है। लेकिन जहाँ तक हमें क्या आता है, RTI हमने जितनी भी लगाई है, इसको ना प्राधिकरण से कोई परमिशन मिली है, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिली है, ना हमारे जल विभाग से मिली है। तो सिर्फ एक NGT की परमिशन पे ये वहाँ पर जाके कार्य स्टार्ट कर रहा है। हमारी मांग DM महोदय, SDM महोदय सबसे ये है कि इसके अन्य मानकों की भी जांच हो, क्योंकि फैक्ट्री लगने में सिर्फ और सिर्फ NGT की परमिशन से पास होने के बाद ही फैक्ट्री नहीं लगती है और मानक वहाँ पे तय नहीं है। सड़क 15 मीटर की चाहिए, जो कि हमारे गाँव की लिंक सड़क है वो सिर्फ और सिर्फ 6.90 मीटर की है। तो ऐसे मानकों पर वहाँ पर ये कार्य कैसे कर सकता है? क्या DDA को ये नहीं दिख रहा है कि अवैध निर्माण कार्य चल रहा है? कोर्ट का अगर फैसला भी है तो DDA अपने पक्ष में जाके कोर्ट में कह तो सकता है कि इस मानक पे, इस रोड पे, सड़क पे फैक्ट्री नहीं। और ऋषिकेश की शहर की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। उम्मीद है कि सबसे पहले मुख्य मार्ग से ई-रिक्शा को हटाने की कवायद शुरू की जाएगी। ई-रिक्शा को केवल आंतरिक मार्ग और उन मार्गों पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जहां सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ई-रिक्शा के लिए रूट निर्धारित होने से करीब 2.5 हर ई-रिक्शा का दबाव मुख्य मार्ग से कम हो जाएगा, जिससे शहर के लोगों को काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी। तो ऐसे छूटे हुए क्षेत्र हैं जहां कोई भी सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है, उस अंतिम छोर के लोगों को भी ये सुविधा प्रदान करेंगे।
लेकिन आए दिन में ऐसा देखा जा रहा केवल ये मुख्य मार्गों पर चल रहे हैं। मुख्य मार्ग को छोड़कर जो आंतरिक मार्ग हैं उनमें ये संचालित नहीं हो रहे। इसको देखते हुए आरटीए ने ये कहा कि इनके संबंध में एक एक्शन प्लान बना लिया जाए ताकि इनको उन क्षेत्रों में भी पहुंचाने की व्यवस्था करे परिवहन विभाग जिनमें लोगों को सुविधा की आवश्यकता है। पर उनमें उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि 31 दिसंबर तक आखिरी जो भी डीजल वाहन हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे सीएनजी के रूप में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।